बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन का सेशन 2 है। आज की वीडियो में भी हम इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने लास्ट एसएसटी टेस्ट जो 2022 में कंडक्ट किया था उसमें जितने भी इंग्लिश के एमसीक्यूज थे उनका रिव्यू करेंगे। सारे तो कवर नहीं होंगे आज के वीडियो में, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। तो आइए इंग्लिश के उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ते हैं जो कि एसएसटी 2022 के टेस्ट में पूछे गए थे। तो फर्स्ट है हमारे पास हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। अब यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा इशू आया है। हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग कि उसके कोट को मुरम्मत की जरूरत है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी टैटर्ड। टैटर्ड जो है इसका मतलब है फटा हुआ या बोसीदा। अब चूंकि कोट पहले से फटा हुआ है उसे मुरम्मत की जरूरत है, इसीलिए हमने इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज किया है। His tattered coat needs mending। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज। सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सेकेंड है हमारे पास दैट ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश what he attempted। अब अंडरलाइन पार्ट जो है वो प्रिंटिंग में थोड़ा इशू हुआ है, इसलिए वो अंडरलाइन नहीं किया गया। दैट what he attempted, इस सेंटेंस में इस पार्ट का क्या मतलब है। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब या एडवर्ब फ्रेज। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाउन फ्रेज। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि इसमें नाउन फ्रेज हमारे पास क्यों करेक्ट ऑप्शन है। देखें, ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। ही जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, फेल्ड हमारे पास वर्ब है, इन हमारे पास प्रेपोजिशन है और व्हाट ही अटेम्प्टेड जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। यानी अगर आप क्वेश्चन करें दैट ही फेल्ड इन व्हाट, तो ही फेल्ड इन द वर्क। वो जो टास्क जो जॉब उसको दिया गया था उसमें वो फेल हो गया। अब जब मैंने कहा वर्क, तो वर्क तो हमारे पास एक एक्शन वर्ड है, यानी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये तो एक्शन वर्ड है। लेकिन यहाँ पर व्हाट ही अटेम्प्टेड यानी जिस काम की बात की जा रही है, जिस टास्क की, जिस जॉब की बात की जा रही है, वो यहाँ पर एज अ नाउन यूज किया गया है। यानी उस टास्क से मुतल्लिक बात की जा रही है, ना कि एक्शन से मुतल्लिक, इसीलिए ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट, शी इज टॉकिंग डैश महविश। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, कि सही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें। तो शी इज टॉकिंग टू महविश। नेक्स्ट है हमारे पास ही केप्ट मी डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन वेट, वेटेड, वेटिंग या वेट्स। देखें, कीप का इस्तेमाल जब भी किया जाता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ही केप्ट मी वेटिंग यानी यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात की जा रही है, एक मुसलसल अमल को जाहिर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ही केप्ट मी वेटिंग। नेक्स्ट, I know you don't like him, but that doesn't matter. Identify the type of sentence. अब आप ऑप्शंस को देखें, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या अ डिपेंडेंट क्लॉज। देखें, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है, जबकि यहाँ पर 2 क्लॉजेस का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कंपाउंड। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस क्यों है? कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हों, जिसको ज्वाइन किया जाता है थ्रू अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं I know you don't like him, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब बट को निकाल दें, दैट डजंट मैटर, ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके जरिए इन दोनों क्लॉजेस को मिलाया गया है। तो
तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और अ डिपेंडेंट क्लॉज तो फिर ये एक क्लॉज होता, जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 क्लॉजेस मौजूद हैं। तो ये है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं जिसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिलाया गया है। नेक्स्ट, she laughed at the joke. The underlined word in the sentence is a and dash. अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है laughed. अब laughed हमारे पास क्या है? नाउन तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, ये वर्ब है। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ट्रांजिटिव फॉर्म है या इनट्रांजिटिव फॉर्म है? देखें, ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी उसमें हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉट व्हाट। अब यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि इसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, शी कॉट अ बॉल। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ब्स दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी उनको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लीप्स, कि वो सोता है, तो बस ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लीप्स अब हमारे पास क्या है? ये अब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, शी लाफ्ड हमारे पास वर्ब है ना, और ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर एट द जोक जो है, ये जो फ्रेज है हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ना कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शी लाफ्ड एट द जोक, इसमें जो लाफ्ड है ये है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, अ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। लूजिंग, लॉस्ट, लॉस या लूज। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉस्ट। A lost opportunity never returns. अब lost हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि ये एक फिक्स्ड एडजेक्टिव फ्रेज है जिसका मतलब है मिस्ड चांस, यानी जाया शुदा मौका, कि जाया शुदा मौका कभी भी वापस नहीं आता। नेक्स्ट, I was wondering if you would like to drink। यहाँ पर प्रिंटिंग में फिर से कोई इशू है। ठीक है, I was wondering if you would like to drink something। ठीक है, कि मैं सोच रही थी कि क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। something यानी कुछ। अब देखें, anyone, anywhere, nothing, ये कोई भी इसमें फिट नहीं आ रहा। something, I was wondering if you would like to drink something। नेक्स्ट है हमारे पास, there is a possibility of rain tomorrow। Choose the option that best describes the same meaning। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है हमारे पास that there is a possibility of rain tomorrow। अब सेम मीनिंग हमें कौन सा सेंटेंस दे रहा है? It must rain tomorrow, it will rain tomorrow, it may rain tomorrow, it can rain tomorrow। देखिए, मस्ट जो है ना वो लाजमी के लिए यूज होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की यानी इम्कान की बात की जा रही है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पॉसिबिलिटी यानी इम्कान के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मे। इट मे रेन टुमारो, यानी ऐसा हो सकता है कि कल बारिश हो और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना हो, यानी पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। इट मे रेन टुमारो, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। Next, the lion was killed by the hunter. The underlined words by the hunter are an example of। अब यहाँ पर underlined words जो है वो है हमारे पास by the hunter। ऑप्शंस है हमारे पास prepositional phrase, noun phrase, adverb phrase या verb phrase। देखें, जिस भी सेंटेंस में preposition के बाद यानी by, in, on के बाद noun आए तो वो हमारे पास एक prepositional phrase होता है। ठीक है, द हंटर कौन है? द हंटर हमारे पास नेम ऑफ अ पर्सन है, एक नाउन है। अब ये नाउन फ्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं होता। एडवर्ब फ्रेज क्यों नहीं है? क्योंकि फिर उसमें हमें किसी वक्त, जगह या तरीके के मुतालिक बताया जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वर्ब फ्रेज में मेन एक्शन की बात की जाती है। तो ये है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि हमारे पास प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया है।
तो यहाँ पर 10 MCQs कवर हो गए हमारे। अब नेक्स्ट 11 MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एंड फाइंड द फ्यूचर पेजेस वाइट एज स्नो, कि मुस्तकबिल के सफ़ात को बर्फ की तरह सफ़ेद पाओ। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो अंडरलाइन पार्ट है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या सिमिली? करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास सिमिली। क्यों? क्योंकि सिमिली में एज या लाइक के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मेटाफर में लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जबकि पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज दे दी जाती हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सिमिली। मेटाफर और सिमिली से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ये बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। मेटाफर में लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि सिमिली में लाइक या एस के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर वाइट एज स्नो यानी बर्फ की तरह सफेद। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू डिग्निटरी। ऑपोजिट यानी हमने एंटोनिम देखना है। अब डिग्निटरी का मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु होल्ड्स अ हाई रिस्पेक्टेबल और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन इन सोसाइटी। ठीक है, तो कॉमन पर्सन कहते हैं आम शख्स को, अब फॉरेनर कहते हैं गैर मुल्की को, नोटेबल कहते हैं एक मुअज़्ज़ज़ बंदे को, जबकि नेटिव कहते हैं मुकामी शख्स को। ठीक है, तो डिग्निटरी और नोटेबल ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं, जबकि इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट है ऑप्शन ए कॉमन पर्सन यानी आम आदमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द वर्ड सक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ ए एंड डैश। काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन। तो ये है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, हम उनको सिर्फ महसूस करते हैं। काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। कंपाउंड नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं कि जब हम टू मीनिंगफुल नाउन्स को मिलाते हैं और उससे हमारे पास एक थर्ड मीनिंगफुल नाउन बनता है, यानी थर्ड कोई मीनिंगफुल नेम हमारे पास बन जाता है, तो उसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। जबकि मटेरियल नाउन जो है ये फिजिकली सब्सटेंसेस जैसे कि गोल्ड, वाटर वगैरह पर एप्लीकेबल होता है, जबकि सक्सेस की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता। तो सक्सेस हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में थोड़ा प्रिंटिंग इशू है। डू यू हैव डैश ब्रूम। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। डू यू हैव डैश ब्रूम, आई ड्रॉप्ड डैश पीस ऑफ केक। अब यहाँ पर हमारे पास टू सेंटेंसेस हैं, इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए यानी दोनों में ए और ए आता है, या फिर फर्स्ट में ए और दूसरे में नो आर्टिकल, और थर्ड ऑप्शन है द या फिर एन एंड ए। तो इसमें हमारे पास डू यू हैव अ ब्रूम, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है। आई ड्रॉप्ड अ पीस ऑफ केक, ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, पलवशा watched the children carefully as dash crossed the road. Then he ate. They क्यों आता है? क्योंकि ये परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है। them को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ही सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर चिल्ड्रन हमारे पास प्लूरल है, और इट जो है ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता है। तो पलवशा watched the children carefully as they crossed the road. Next MCQs. This is the detective novel dash you might like. Who, whose, which, whom, which. This is the detective novel which you might like. Which का इस्तेमाल किया जाता है for things यानी non-human nouns in relative clauses. जबकि अगर आप बाकी options को देखें who कौन, whose किसका, तो ये हमारे पास ठीक नहीं आते. This is the detective novel which you might like. Next. All the kids were sleeping. The underlined phrase were sleeping is a dash. अब इस MCQs में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। असल में जो SST के टेस्ट में पूछा गया है वो है all the kids, लेकिन यहाँ पर मेंशन है were sleeping। चलिए were sleeping का भी मैं आपको बता देती हूँ। were sleeping जो है ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्शन की बात की जा रही है। जबकि अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें, यानी अगर हम all the kids
के अकॉर्डिंग देखें तो ऑल द किड्स जो है ये हमारे पास फिर नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि नाउन फ्रेज हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी इसमें हमारे पास एक मेन नाउन मौजूद होता है और इसके मुतालिक मजीद हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब आप देखें कि इसमें हमारे पास मेन नाउन कौन सा है, किड्स जो है तो ये हमारे पास मेन वर्ड यानी मेन नाउन है, और ऑल द जो है तो ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर सेंटेंस में इसकी फंक्शन की बात करें, अगर हम देखें दैट हु वर स्लीपिंग के कौन सो रहे थे, तो ऑल द किड्स यानी तमाम बच्चे। तो इस सेंटेंस में ऑल द किड्स जो है ये हमारे पास एज अ नाउन फ्रेज काम कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लाइफ इज अ बैरन फील्ड। इन दिस लाइन द फ्रेज बैरन फील्ड इज अ डैश, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिटरेशन। अब ये एमसीक्यूज जो है इससे मिलता जुलता हम पहले भी रीड कर चुके हैं, जिसमें हमने ये 11th वाला वाइट एज स्नो, तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें एज या लाइक का इस्तेमाल किया जाएगा वो हमारे पास सिमिली होगा, और जब हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज तो वो फिर हमारे पास होता है मेटाफर। इसके अलावा मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन का भी बताया है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की एट्रीब्यूट्स देते हैं लिविंग थिंग्स को तो ये पर्सोनिफिकेशन है, जबकि एलिटरेशन जो है तो जब किसी भी सेंटेंस में हमारे पास एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हम एलिटरेशन कहते हैं, जैसे स्वीट, साइलेंट, साउंड। अब इसमें स्वीट में एस है, साइलेंट में एस है और साउंड में भी एस है, तो इसको एलिटरेशन कहा जाता है। ठीक है, सिमिली में एज या लाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज। तो ये है हमारे पास मेटाफर। तो इस सेंटेंस में लाइफ इज अ बैरन फील्ड, जो बैरन फील्ड है ये हमारे पास मेटाफर है, यानी यहाँ पर जिंदगी को तशबीह दी गई है बंजर खेत के साथ, जो कि एक सिंबॉलिक कंपैरिजन है, लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं किया गया। नेक्स्ट, व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज जनरली यूज्ड बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। के सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं? देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क तो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है। हाइफन जो है ये हम टू वर्ड्स को मिलाने के लिए यूज करते हैं। तो कॉमा जो है तो सर्टेन कंजंक्शंस को मिलाने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप जो है ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लगाया जाता है। कॉमा इज जनरली यूज्ड बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यहाँ पर हमारे पास देखें एक एग्जाम्पल इसकी आई भी है, ये आप देखें हमारे पास यहाँ पर टू क्लॉजेस थे जिसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया गया था, और उससे पहले क्या लगाया गया है? उससे पहले कॉमा लगाया गया है। अब लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 को रीड करते हैं। They sent a parcel on Monday. Choose the correct passive voice. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिव वॉइस दिया गया है that they sent a parcel on Monday. आप अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल हमारे पास क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, फिर हम वॉज या वर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। यानी अब यहाँ पर आप देखें कि अ पार्सल जो है तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, फिर हम वॉज या वर, अ पार्सल वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? सेंट, बाय देम ऑन मंडे। ठीक है, अब देखें ये किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है? ये सेकंड ऑप्शन बी के साथ। देखिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके अगर आपको रूल्स आते हैं ना, आप इसी तरीके से खुद रूल लिखा करें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस लिखें और फिर उसको जब आप मैच करेंगे ऑप्शंस के साथ तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप पहले सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं तो उससे आपके माइंड में डाउट क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट एमसीक्यूज को सॉल्व किया। ये हमारे पास एसएसटी टेस्ट 2022 के इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज थे। मज़ीद एमसीक्यूज भी हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।